Good evening, friends. A warm welcome to Making Plastics Manufacturing MSME Globally Competitive with Digital at AMA. My name is Neeraj Sharma, and I am very pleased to introduce myself as a part of PR committee of AMA. Eminent, I would say, personalities from this field of plastics who have done pretty good work in terms of their experience and contribution to the overall industry. In today's era, when everything is driven digitally, we want to go ahead and take a step ahead with AMA and take MSME of plastics industry along with us today, so that everybody takes this step together and we, as a cumulative, learn and contribute to the whole industry. Not taking much of the time, I would like to introduce and call eminent personalities from this industry. Shri Vikas Gupta, who is Joint Director MSME DFO, on the dais. I would also request Shri Atul Kanuga, who is President GSPMA. I request Mr. Amit Saluja, who is Senior Director at Center Head of NASSCOM COE. And last but not least, Mr. Dhruv Sayani, who is Panel Chairman and Consumer and Houseware at Plex Council. Thank you, Mr. Sayani. Thanks for coming. Thank you. Thank you. Pleasure having you. So, not taking much of the time, and before handing over the dais, the podium to our first speaker, I would just like to give a small introduction of Mr. Vikas Gupta. Mr. Gupta, he is an officer of Indian Enterprise Development Service cadre. In the past, Mr. Gupta has led a delegation of Indian MSE entrepreneurs to Johannesburg, South Africa, to participate in international event, and also represented India in World Intellectual Property Organization, organized in Geneva, Switzerland, and Shenzhen, China. So, with very short, I know it's an injustice to his introduction, but without taking much of time, I request Mr. Gupta to be on podium and please share on his thoughts on this plastics industry and this session. Thank you, Mr. Sharma. मैं हिंदी में ही अगर बात करूं तो ठीक रहेगा हम? Yes. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। ऑफिस है एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, गुजरात, अहमदाबाद में 16 साइंस सिटी में। यहां से हम गुजरात और यूनियन टेरिटरी, दादर, दमन, दीव, नगर हवेली को देखते हैं। यहाँ फील्ड ऑफिस है राजकोट और सिलवासा में हमारा ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के डोमेन में, परव्यू में सभी में इंडस्ट्रीज आती हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे लिए जो स्कीम्स, पॉलिसी, जो प्रोग्राम्स हैं मिनिस्ट्री के, वो सभी डोमेन के लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन कुछ स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स आपसे ज़्यादा रिलेवेंट है, उनको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, कोई बहुत जनरल बात नहीं करूँगा, और मैं जितनी स्कीम्स हैं उसका एक छोटा छोटा आपको ग्लिम्स दूंगा, थोड़ा सा बताऊँगा। आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकते हैं, मेरे ऑफिस आके पूछ सकते हैं, फ़ोन पे या ईमेल से आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको मालूम है, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हुए चल रहा हूँ। सभी लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा करके बैठे होंगे। एमएसएमई क्या है? आप एमएसएमई परव्यू में आते हैं तो ये डेफिनेशन जो दी हुई है, हमारा एक एमएसएमई एक्ट है उसके तहत दी हुई है, और इस एक्ट में दो ही पैरामीटर हैं। एक है इन्वेस्टमेंट, आपका कितना इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, दूसरा है आपका टर्नओवर।
तो 250 टू 50 CR तक का आपका टर्नओवर और 50 CR तक इन्वेस्टमेंट है तो आप MSME हैं। और अगर स्मॉल और माइक्रो के लिए आए तो और कम हो जाता है, जैसे माइक्रो के लिए 1 CR तक इन्वेस्टमेंट, 5 CR तक टर्नओवर, और स्मॉल के लिए इससे ऊपर 10 CR तक इन्वेस्टमेंट, 50 CR तक टर्नओवर है तो आप MSME हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है, आप सब मेरा मानना है रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मालूम हो इसको बोलते हैं URC, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऑनलाइन है, 24/7 अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, केवल अपनी सर्टेन इन्फॉर्मेशन उस पर डालनी पड़ती है। आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो वो देना होगा, टिन नंबर है तो वो देना होगा, अगर टिन नहीं है तो आप बता दीजिए, और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, वो सब अपलोड कीजिए। और आपका जो पैन GSTN और जो ITR है उससे ऑटो फैच होंगे डेटा, और आपका ये अपडेट होता रहेगा और अपने आप से फ़ायदा होता रहेगा। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि आप माइक्रो से स्मॉल होते हैं, स्मॉल से मीडियम होते हैं, मीडियम से लार्ज होते हैं, तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहती है आप जरूर आगे बढ़ें, लेकिन MSME के बेनिफिट लें। तो रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि आपने इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर की लिमिट किसी भी कैटेगरी की अगर आपने क्रॉस कर दी है तो भी नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट 50 CR का क्रॉस हो जाता है तो आप कहेंगे अब तो हम MSME नहीं रहे, क्या फ़ायदा है, बट नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, तो वो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। गवर्नमेंट के बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, पब्लिक सेक्टर्स के भी हैं, और वेराइटी ऑफ बेनिफिट्स हैं, तो इनको आपको ज़रूर थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें और आगे आपसे बात कर रहा हूँ। एक एक्ट है डिलेड पेमेंट एक्ट, आपने सुना होगा। आप उसके लिए हमने एक पोर्टल बना रखा है, MSME समाधान पोर्टल। आपने कभी किसी को कुछ माल भेजा, आपने सर्विसेज रेंडर की, उसने आपका पेमेंट नहीं किया, अगर एग्रीड डेट है तो वो, अदरवाइज 45 डेज, उसके बियॉन्ड अगर वो आपका पेमेंट नहीं करता है तो आपको अधिकार है, आप अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो, मीडियम या लार्ज पे हम बेनिफिट नहीं देते हैं, आप एक फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसमें जा सकते हैं, जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, शॉर्ट में बोलते हैं हम MSEFC। कमिश्नर MSME गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसके चेयरपर्सन है, 2 एसोसिएशन उसको रिप्रेजेंट करती हैं, इसके अलावा बैंकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इस काउंसिल के पास आर्बिट्रेशन का अधिकार है, आर्बिट्रेशन से मामला सुलझ जाए, अदरवाइज वो अपना एक डिसीजन देते हैं। अगर ये डिसीजन में इसका जो बड़ा एडवांटेज वो ये है, ये क्वासी गवर्नमेंट लीगल एंटिटी है, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, सपोज चेन्नई का बायर आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, आपको चेन्नई नहीं जाना, चेन्नई की कोर्ट नहीं जाना, अपने स्टेट में एक काउंसिल में पहले ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डाल दीजिए MSME समाधान में, आपके पास एविडेंस ये होना चाहिए कि आपने माल सप्लाई कर दिया और उसके पास पहुंच चुका है, बस वो एविडेंस लगाइए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, फिर फिजिकल सबमिट कर दीजिए। 50% तो मामला वहीं से लट जाता है। क्यों से लटता है कि जब उसके पास वो नोटिस पहुंचता है, ईमेल पहुंचता, तो जानता है ये तो काउंसिल आ गई, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो सेटल हो जाता है, अदरवाइज आर्बिट्रेशन में सेटल हो जाता है। अगर वो नहीं मानता है काउंसिल, क्योंकि आपने सप्लाई किया, एविडेंस आपके पास है, आपके फेवर में डिसीजन आएगा, तो जो डिसीजन आता है वो पेनल्टी के साथ आता है, और वो डिसीजन RBI का कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट 3 टाइम्स ऑफ RBI कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट तक की अमाउंट के साथ में आता है, इंटरेस्ट के साथ, जो बहुत ह्यूज हो जाता है। तो इतनी बड़ी पेनल्टी लगती है, उसको जब पता लगता है तो पहले ही सेटल कर लेता है। इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अंडरस्टैंड करने का है कि काउंसिल का डिसीजन आपके फेवर में आ गया, लेकिन आपका जो बायर था वो कहता नहीं मैं तो कोर्ट में चैलेंज करूंगा, तो कोर्ट तब उसकी बात सुनेगी जब अवार्डेड अमाउंट का 75% वो कोर्ट में जमा कर देगा। तो आप सोच लीजिए, आपका अगर 1 लाख रुपया था, पैनल इंटरेस्ट के साथ कोर्ट ने अगर काउंसिल ने आपके लिए कहा तो 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख का वो 75% जब कोर्ट में जमा होगा तब उसकी केस की सुनवाई होगी। इतने सारे फेवर में ये सारी चीजें आपके सपोर्ट के लिए हैं, इनको समझना चाहिए, आपको बेनिफिट लेने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज है कि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में आपको होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये तक बताते हैं कि हमारे केवल बिल बुक पे हमें ना URC उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, तो भी वो अब बायर को पता है कि ये दिक्कत आ सकती है, तो वो आपसे उसी वे में आपसे बिहेव करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। मैं अपनी बात तो करता रहूँगा, लेकिन मुझे 5 मिनट पहले आपको बताना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी बंद कर दूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें मैं ग्लिम्स देते हुए बात कर रहा हूँ। मैं अगली एक स्कीम की चर्चा कर रहा हूँ। एक पॉलिसी है जिसका नाम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, अंडरटेकिंग है, CPSCs हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, उनको एक नियम बना दिया है, लाजिमी कर दिया है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगा उसका 25% केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से लेना है। प्रोक्योरमेंट में सर्विसेज भी हो सकती हैं, प्रोक्योरमेंट में आपका मिडिल सप्लाई भी हो सकता है, आपके केस में मिडिल सप्लाई होगा। तो 25% और साल भर का जो है वो उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ता है। तो मैं प्राउडली बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं उन्होंने जो दिया है वो एवरेज अराउंड 31% आ रहा है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से वो प्रोक्यूर कर रहे हैं और उनको बताना पड़ता है। इसके अलावा इसमें जो एडवांटेजेस दे दिए गए हैं वो ये हैं कि अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तो आपके लिए अर्नेस्ट मनी फ्री है, आपका जो टेंडर की कॉस्ट है वो आपको फ्री है। तीसरा इसमें एक एडवांटेज है कि अगर टेंडर हो रहा है, आपने एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की तरह MSC की तरह पार्टिसिपेट किया, सपोज टेंडर्ड वैल्यू जो L1 आई वो 100 रुपीज़ थी, आप L1 नहीं आए, कोई अदर देन MSC माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज L1 आता है 100 रुपीज़ पर, आपका रेट 100 से 115 रुपए तक के बीच है तो आपसे पूछा जाएगा, मीन्स L1 प्लस अपर 15% बैंड में अगर आप हैं तो यू विल बी आस्क्ड कि आप 100 रुपये पे माल सप्लाई करने को तैयार हैं क्या, और अगर आप एग्री करते हैं तो टोटल टेंडर्ड वैल्यू का 25% आपको देना कंपलसरी है। अगर वो नहीं दे रहे हैं आप ये रूल दिखा दीजिए, वो बाउंड होकर फटाक से दे देगा कोई भी गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर। इस 25% में 3% वुमेन ओन्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ दिख रही है उनके लिए, है ना, और 4% SC/ST ओन्ड एंटरप्राइजेज के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर ये दोनों कैटेगरी नहीं है तो अदर्स जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनको ये ट्रांसफर हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा एक चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए और वो बेनिफिट लेना चाहिए। इसके लिए भी एक पोर्टल बनाया हुआ है, इसका नाम है MSME संबंध पोर्टल। इस संबंध पोर्टल पे जो पब्लिक सेक्टर से उनकी प्रोक्योरमेंट की एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, कितना % उन्होंने खरीदा, वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। आप जरूर जाइए इस पे पोर्टल पे और कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी जानकारी के लिए ले सकते हैं। आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर कुछ हैं तो और अच्छे से आप उस पर जा करके एडवांटेज ले सकते हैं। मैं अगली एक स्कीम जो अभी रिसेंटली हमने रीवैम्प करके री इंट्रोड्यूस की है, उस स्कीम का नाम है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम, जेड सर्टिफिकेशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए एक हमें सबको एक वर्क दिया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट के साथ हो, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हो, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो जो एनवायरनमेंट को मिनिमम लॉस पहुंचाए। तो इस सब को ध्यान में रख के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक सर्टिफिकेट बनाया है। ये सर्टिफिकेशन जेड सर्टिफिकेशन कहलाता है, ZED। और ये सर्टिफिकेशन इतना हमने इसको ईज और फ्री कर दिया है कि अगर आप ये सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इसके 3 लेवल हैं, एक ब्रॉन्ज लेवल, देन सिल्वर लेवल, देन गोल्ड लेवल। तो ये जो लेवल है इसको लेने के चार्जेज और इसकी कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स और प्रमोशंस दिए हुए हैं। तो ये जो लेवल हैं इसमें अगर आपकी जो कॉस्ट आती है वो ब्रॉन्ज के लिए सर्टिफिकेशन की 10,000 रुपये है, सिल्वर के लिए 40,000 रुपये है और गोल्ड के लिए 90,000 रुपीज़ है। इसमें भी माइक्रो एंटरप्राइज हो तो 80% हम दे देंगे, स्मॉल हो तो 60% दे देंगे, मीडियम है तो 50% हम सब्सिडी दे देते हैं। अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो आपको एडिशनल 10% सब्सिडी दे देंगे, SC/ST हो तो 10% दे देंगे। इस तरीके से है और 10,000 रुपये का एंट्री रिवार्ड है। तो कहने का मायने ये कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन फ्री है। ये सर्टिफिकेशन में भी आपका पहला जो सर्टिफिकेशन है ये ब्रॉन्ज, ये है डेस्कटॉप, मीन्स आपको कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम पे बैठना है, आपके फ़ोटो खींचने हैं, आपको जियो टैगिंग करके बताना है कि मेरे पास ये मशीनरी, ये फोटोग्राफ्स है, ये डॉक्यूमेंट है, केवल अपलोड कर दीजिए, आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा और आपको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए कंसल्टेंसी की जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी हम इतनी ही सब्सिडी देते हैं। कंसल्टेंट आएंगे, आपके यहाँ काम करेंगे, आपको ये सर्टिफिकेट दिलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सिंपल 20 पैरामीटर्स हैं, ब्रॉन्ज के लिए 5 हैं, अगर सिल्वर पे आ रहे हो तो 12 पैरामीटर्स पे आपका असेसमेंट होगा और गोल्ड पे जा रहे हैं तो 20 पैरामीटर्स का है। ये जो पैरामीटर है ये मोर और लेस वो हैं जो आपके अदर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे आपके पास ISO 9000 सर्टिफिकेशन है,
आपके पास ISO 14000 एनवायरनमेंट वाला सर्टिफिकेशन है, या 22000 फूड सेफ्टी का आपका नहीं है, लेकिन कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जो फूड सेफ्टी का है, या एनर्जी का ISO 50000 है। ये जो अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो इसमें ऑलरेडी आपको एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ आप एग्जम्प्ट हो जाते हो। तो कहने के माने ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, और इस सर्टिफिकेशन को लेने के बहुत सारे एडवांटेज हमने दे दिए हैं। जैसे रेलवे अपने फ्रेट में सपोर्ट दे रहा है, बैंकर अपने इंटरेस्ट में सपोर्ट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट का कुछ डिस्काउंट करके देते हैं, बहुत सारे बैंक्स का MOU हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसी हमारी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें आप एडवांटेज लेते हो तो हम 5 to 10% एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन एक एडवांटेज का है। इसी तरह से एक नया हमने एक स्कीम लागू की है जो पहले से थी, उसको रिवैम्प किया है, लीन LEAN, लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। इसका जो लीन का मतलब है, जो बोलते हैं ना लीन पतला दुबला, उससे मतलब है, उसको सही मायने में मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब आपका जो फैट है वो हटा के आपको थोड़ा स्मार्ट और एक्टिव बना दिया जाए। तो आपके यहाँ जो वेस्टफुल थिंग्स होती हैं वो आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स आके आपके यहाँ काम करेंगे तो वो आपके यहाँ काम होता है। जैसे आपके यहाँ पे स्पेस का यूटिलाइजेशन आपके नहीं समझ में आएगा, आपके यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं समझ में आएगी, वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, जिसको 5S बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, 6 सिग्मा, कानबान, पोका योके, ये जो कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग की कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, क्वालिटी एनहेंस होती है, वर्ल्ड क्लास बनते हो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। और इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे MSMEs के पास कॉम्पिटेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि क्यों ना एक्सपर्ट लीन के आए, आपके एनर्जी पे, क्वालिटी पे, ऑपरेशंस कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करें और 1.5 साल तक आपके यहाँ काम करें, और वो काम करके इन पैरामीटर्स पे आगे बढ़ाएं जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत है वो आपके यहाँ विजिट करके। तो हम मिनी क्लस्टर्स बनाते हैं 4 से 10 यूनिट्स का, सिमिलर एक क्लस्टर में, मतलब एक तरह की इंडस्ट्री जैसी आपकी है, और उसमें वो लोग 1.5 साल तक काम करते हैं। 5 लेवल पे उनका ऑडिट होता है और वो आपको रिपोर्ट करते हैं, हमें नहीं करते। और कंसल्टेंट का सिलेक्शन भी इस तरीके से है कि उसमें आपका रोल ज़्यादा रहता है। हमने इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को, NPC को बना रखा है। दोनों में एक को चूज करना है, वो और एक आपका नुमाइंदा, एक हमारी मिनिस्ट्री का आदमी, 3 लोग मिलकर कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे। 1.5 साल आपके यहाँ काम करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा। हम केवल 1.5 साल में 2 बार आएंगे, और वो जो एग्री करेगा वो काम उसने किए हैं तो उसका हर लेवल पे पेमेंट होगा, वो भी आपके अकाउंट में आएगा, फिर आगे जाएगा। इस तरीके का इसमें मैकेनिज्म है। 3.6 लाख रुपये पर यूनिट का हम एवरेज लेते हैं। 36, अगर 10 यूनिट्स हैं तो 36 लैक्स का प्रोजेक्ट का 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 20% आपको देना है। तो ये एक स्कीम है ऐसी जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, आप चाहें तो इसका जरूर से एडवांटेज लें। मैं अगली एक स्कीम की फिर बात करूंगा। इसमें 3 हमारे कंपोनेंट है। इनोवेटिव स्कीम, इंक्यूबेशन, आजकल बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नए बच्चों के भी हैं, आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के भी हैं, आपके खुद के भी हैं। वो आइडिया आपके ब्रेन में होता है और उस आइडिया को हकीकत में कन्वर्ट करना या वायबल कॉमर्शियल एंटिटी में बदलने के लिए एक इंक्यूबेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या करा, पूरे कंट्री के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को होस्ट इंस्टीट्यूट बनाया है, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अप्रूव करते हैं। और गुजरात में ऐसे 20+ होस्ट इंस्टीट्यूट्स मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव्ड हैं, जिसमें IITs, NITs और ये सब हैं, शामिल हैं, NID भी शामिल है, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी सभी हैं, और EDIIS, बहुत सारे लोग हैं। इन सब के यहाँ पे हम लास्ट 2 मिनट ओके। तो इन सब में अगर आप अपना कोई आइडिया को करना चाहते हैं तो हम आप उसमें सपोर्ट दे सकते हैं। 15 लाख रुपए पर आइडिया। अगर आपने पेटेंट ले रखा है, इंटरनेशनल पेटेंट है तो 5 लाख रुपया, डोमेस्टिक पेटेंट है तो 1 लाख रुपया, ट्रेडमार्क ले रखा है तो पर ट्रेडमार्क 10,000 रुपये हम रियम्बर्स करते हैं। आपने कोई डिजाइन प्रोटेक्शन किया तो 15,000 रुपये करते हैं। ऐसे ही अगर आपको एक अलग स्कीम है डिज़ाइन की, अगर आपका डिज़ाइन का आपको प्रोटेक्शन करना है, डिज़ाइनर को एंगेज करके काम करवाना है, तो हम लोग 40 लाख रुपीज़ तक के डिज़ाइनर के प्रोजेक्ट पे, आपके जैसे डाइज, टूल, डिस्क, फिक्सर्स आप बनाते हो, तो अगर आप डिज़ाइनर को एंगेज करिए,
आपको उसका 75% 40 लाख रुपए तक का हम दे देंगे। या किसी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लाके आप कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए का 75% दे देंगे। ऐसे बहुत सारी स्कीम है। ऐसी एक स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। आपका एक ग्रुप बन जाए, कम्युनिटी की कोई ज़रूरत है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के अंदर हम 80% अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 10% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का आ जाता है, रिमेनिंग 10 to 20% आपको देना होता है। इसके अंदर आप कोई भी कम्युनिटी का सेंटर लगा सकते हैं, कॉमन रॉ मटेरियल बाइंग का, कॉमन टेस्टिंग का, कॉमन डिजाइन डेवलपमेंट का, कॉमन आपकी कोई भी जो कम्युनिटी का प्रोसेसिंग का कोई कॉमन प्रोसेस है जो बहुत महंगा पड़ रहा है, इंडिविजुअल यूनिट नहीं खरीद सकती, अगर चाहें तो आप इस तरह का कोई सेटअप बनाएं तो हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से और एक आध सिंपल स्कीम्स है जिसके बारे में बताऊंगा। हम साल में 2 इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक एग्जीबिशंस इंडिया में कहीं होते हैं, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हम 80,000 से 1.25 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। अगर आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एसोसिएशन को आगे आना होगा और उसके लिए हम 3 लाख रुपए स्टॉल लगाने का, 1.5 लाख रुपए आने जाने का, 50,000 रुपये कंटीजेंसी के, इस तरह के कुछ सपोर्ट्स देते हैं। साथ साथ मैं अंतिम 1-2 चीज़ें बताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने और आरबीआई ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका नाम है ट्रेड्स, TREDS। ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि आपने सपोज किसी को माल सप्लाई किया, आपका पेमेंट वो कहता है कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, आपको इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं, आपका बायर भी उस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो उस पर ऑलरेडी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका डिस्काउंटिंग करते हैं आपके अमाउंट की और वो बोली लगाते हैं। आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो 24 आवर्स में आपका पेमेंट आ जाएगा रिड्यूस होकर के, और वो जो एग्रीड डेट है उस पर वो फाइनेंशियल या जो बैंक है वो पेमेंट आपका ले लेगा। तो इसके लिए 3 प्लेटफॉर्म आरबीआई ने अप्रूव किए हुए हैं और ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ये भी कर दिया कि जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जितने 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर की इंडस्ट्रीज हैं वो कंपलसरीली इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके अलावा वॉलंटियर है, कोई भी जो आपका बायर है वो आ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक स्कीम है CGTMSE, जिसमें पहले हम 2 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन देते थे बैंक्स के थ्रू और कॉर्पोरेटिव बैंक्स और MFCs के थ्रू, उससे इस साल बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। पहले 2 करोड़ तक था, वो 5 करोड़ हो गया और उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का इस साल हमने एडिशनल फंड भी इन्फ्यूज किया है। तो ये एक स्कीम है। और लास्ट स्कीम एक बता के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इतना ही समय है आज का आवंटित। एक हमने 10,000 करोड़ का एक कॉर्पोरेट फंड बनाया है, SRI, सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। ये आपको मैच्योरिटी की तरफ अगर इंडस्ट्री कोई अच्छा काम कर रही है, आप अगर इक्विटी की फॉर्म में अगर अपना फंडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए बनाया है। ये फंड हमने NSIC को दिया है। NSIC एक मदर फंड की तरह काम कर रहा है और इसने करीब 40 ऐसे चाइल्ड फंड क्रिएट कर लिए हैं। वो चाइल्ड फंड प्राइवेट फंड हैं जो इक्विटी फंड मैनेजर्स हैं, वो रीफंडिंग करते हैं। उनको अगर हम 1 लाख रुपए देते हैं, 4 लाख रुपए वो अपना मिलाते हैं, 5 लाख रुपए तक की फंडिंग आपको इक्विटी की फॉर्म में देते हैं और वो इक्विटी आपकी मैच्योरिटी की तरफ आगे लेके जाती है। तो इस तरह से 10,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आपका कोई सिक यूनिट हो रहा है तो उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए हमने डिस्ट्रेस असेस फंड में। ये सभी बैंक्स के थ्रू चलती हैं स्कीम्स। अगर आपकी SMA-2 अकाउंट है तो आप बैंकर के पास जाकर के 75 लाख रुपए तक का, और ये आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 15% तक का अपर कैप में आप वो फंड ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। आप हमारी साइट पे मिनिस्ट्री ऑफ MSME की जाकर के देख सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। अंतिम बात और मैं समाप्त करूंगा, एक MSME चैंपियंस करके एक पोर्टल है। आपकी कोई भी ग्रीवेंस है किसी भी बैंक से, किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी डिपार्टमेंट से, उस पर जाइए, अपना ग्रीवेंस डाल दीजिए और उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। हम उसको 3 दिन में उस कंसर्न डिपार्टमेंट से टेकअप करते हैं और आपको रिप्लाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। थैंक यू श्री गुप्ता जी। अगर समय की मर्यादा नहीं होती तो कुछ समय और आपसे हम सुनते और बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ इससे। एटलीस्ट मुझे तो इससे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं मिस्टर अतुल कनुगा। ही इज़ अ मेंटर। आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लीजिए प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आप वहाँ उनको पाएंगे। करंटली ही इज़ प्रिसाइडिंग GSPMA and he has acted as marketing chairman for Plexpo India consecutively for 6 years, National Committee Chairman for Marketing Western Zones for Plast India,
member of Anchor Committee at CPET and Board of Studies at Nirma University, Chairman of Indian Plastics Institute, Ahmedabad chapter for 3 terms consecutively, and past committee member at AMA. One more thing I would like to talk about him is he has also created Guinness World of Record for using recycled PET bottles. So I would like you to have opportunity to listen Mr. Kanuga and take advantage of that. Good evening to all. Good evening to my fellow committee and dais members, Mr. Neeraj Sharma, Sri Vikas Gupta, Sri Amit Saluja and Dhruv Sayani. विकास जी ने तो पहले ही 6 ओवर्स में 100 रन ठोक दिया आईपीएल के धुआंधार बैटिंग करके. Against his batting, I mean, everybody will be speechless. And I wonder why, I mean, small-scale industries, they are not taking active part in this type of seminar, where MSME can give, I mean, pure oxygen to survive our industries, and industries can get a lot of benefit out of that. Anyway, that is, I mean, I regret that our plastic manufacturers, I mean, they are not coming forward. Anyway, we welcome, I mean, this is a great seminar by NASSCOM along with GSPMA, IPI and Plex Council. We welcome you all and let us take the benefit of NASSCOM, whatever they are suggesting. It's a wonderful, wonderful, I mean, things which we must adopt. Indian plastic industries offer excellent potential in terms of capacity, infrastructure and skilled manpower. It is supported by large number of polymer producers, machinery manufacturers, tool manufacturers and additives manufacturers. Emerging as one of the fastest growing global market with a 12% growth rate, the plastic industry is expected to increase consumption of plastic raw materials from the current 12 million metric tons to 20 million metric tons by 2030. Under the Digital India program, plastic components required for the production of electronic gadgets are being imported only from the outside countries, outside India. However, in the next 5 to 10 years, most of the products in the electronic industries are proposed to be made in country under the Making India scheme. This will turn India into an emerging sourcing hub, thus require more accuracy and zero defect production line, which requires several steps to be taken towards the digitalized production line. Here NASSCOM comes in the pictures because we want our product with a zero defect. India is importing, you will be surprised that India is importing plastic goods worth 37,500 crores from annum. And in Delhi, when I see whatever the product we are importing, I mean small parts which we can easily make. I mean that we should take the advantage of that. We are here today considering the first step towards moving our industries for 4.0 upgradation. Industries 4.0 is focused on the ease of manufacturing process, safer, smoother, faster and more accurate with a globally competitive standard to increase mammoth production and growth in export. It requires digitalization of our manufacturing process and implementation. NASSCOM, I mean that is National Association of Software and Service Industries, has been established with the support of Ministry of IT and Electronics, Government of India and the Government of Gujarat at Gandhinagar as a part of the Digital India initiative. With a vision to make India Industries 4.0 hub globally, COE has built a collaborative
ecosystem for manufacturing enterprise to co-create solutions that can improve productivity, efficiency, and safety in plant by adopting artificial intelligence and IoT, that is Internet of Things led digital technologies, which can reduce operational cost and improve operational performance in plants. COA is working with a focus on building the architecture of integral to the development of the technology. Today, plastic industry is facing the problems of segregation of plastic waste. Sorry. Because there are various polymers involved in this. So we are segregating either by manual or by conventional process. Now there are startups that introduce a functional solution with the help of AI and IoT application to start their project to segregate of plastic waste, that is flexible, rigid, etc., which is the need of the hour. The future of recycling of plastics is great, and we must work for Make India Free of Plastics. On June 5th, on Environment Day, UN Environment decided to observe this by Beat Plastic Waste. You will be surprised that use of plastics in our day-to-day life. Can you tell me whether anybody can keep 10 minutes away plastics from our daily life right from the morning? We use, immediately mobile, that is plastics, a brush, everything you think over, and we cannot stay without plastic. And the more the consumption of plastic, more the wastage. As explained, consumption of plastic raw material will increase and need will be there to recycle plastics product. We will learn many such manufacturing changes from the NASCOM. And we are thankful to Team NASCOM to initiate the program to extend the benefit of new technology to their end user and to AMA to arrange for this. In future, I would love to have a lot of seminar with NASCOM as well as MSME, so that our members can get a benefit of that. Today, unfortunately, in spite of our repeated requests, our members have not remained present. Once again, I am congratulating all of you who has come over here and make yourself digitally equipped and upgrade, even for the personal as well as business at life. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts and great knowledge that you have compiled in so many years. Talking about Mr. Amit Saluja, who is our next speaker, he comes with a rich and diverse experience in the digital technology like AI, cloud, analytics, and IoT. Mr. Saluja is certified Lean Six Sigma Black Belt and expert in devising design thinking, methodology, and building technology roadmaps. Mr. Saluja also mentors MSME and startups on business strategies, process improvements, and building technology roadmaps. So, audience, I request you please take most of advantage on digital technologies from Mr. Saluja here onwards. थैंक यू नीरज जी। सबसे पहले तो धन्यवाद AMA का। ये जो सेशन है, मतलब it is very thankful for, I'm thankful for the AMA to organize this session. I'm very much thankful to Shri Atul ji and thank you for the GSPMA to basically support us. और आपने अभी अतुल जी, आपने जो इतना encourage करा अभी members को कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, और ये टेक्नोलॉजी जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब एक पहले टाइम था जो मशीनों ने आके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई प्लांट्स की, अब वो जो एक स्टेज है वो सब स्टेज से आई थिंक सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स उस स्टेज को अब क्रॉस कर चुके हैं,
अभी जो टाइम आया है कि वो जो एक नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना है, और वो जो नेक्स्ट स्टेज है वो टेक्नोलॉजी से आएगी। तो आई थिंक अतुल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो कितना इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी लेने के लिए। एंड थैंकफुल फॉर श्री विकास जी, आपने इतने पॉलिसीज़ के बारे में एक अवेयरनेस करी। पर्सनली मुझे भी इतना पॉलिसीज़ का मैंने काफ़ी सुना है, पॉलिसीज़ का पता है, लेकिन जितना आपने बताया आई थिंक इतना क्लैरिटी से इतना पहले कभी नहीं था। तो आई थिंक आज MSMEs को भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए टाइम थोड़ा सा कम रह गया। आई थिंक टाइम ज़्यादा होता तो और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाते थोड़ा डिटेल में। बट आई थिंक ये जो पॉलिसीज जितनी भी हैं ये वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, और MSME डिपार्टमेंट इज़ देयर टू गाइड ऑन एवरी पॉलिसीज़ कि इन पॉलिसीज़ का पूरा बेनिफिट कैसे लिया जा सके। And Dhruv ji, thank you for coming here all the way from Mumbai, and also thank you for supporting this session. This is really kind of it's a good start. We are looking forward for the plastic manufacturer to adopt the technology. और अब मैं basically I will just take maybe around 15-20 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 minutes, और एक थोड़ा सा एक awareness I will try to do कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स जिनका बेनिफिट बेसिकली ले सकता है। एक जेनरिक स्लाइड बेसिकली टू स्टार्ट विद, आई थिंक ये मुझसे ज़्यादा आप सबको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में, बट ओवरऑल कितनी प्लास्टिक इंडस्ट्री कितनी अभी इस समय बड़ी हो चुकी है। तो 3.5 लाख करोड़ इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रही है, मोर देन 50,000 यूनिट्स। अब ये जो IBBF के डेटा से बेसिकली वी हैव टेकन दिस इनसाइट, सो इट सेज दैट दिस इंडस्ट्री इज ह्यूज। और ऑल्सो फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेस्टर्न इंडिया में इट्स द मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक विच इज़ हैपनिंग। सो I think we are there in that western part of the country. So that's where most of the plastic manufacturers are also there. From the sectors point of view, कुछ numbers हैं, mostly जो packaging में plastics जो भी use हो रहा है, plus building and construction में use हो रहा है. So from the consumption point of view, कहाँ पर industry basically it is getting benefit. Now अभी हमने basically जो प्रोग्राम के बारे में अपना बाद में बताऊंगा कि कैसे हम कर रहे हैं, बट इतना में से स्टार्ट करूंगा। जो MSME जो सेक्टर है, इस MSME सेक्टर के साथ हम करीब 1.5 साल से हम हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। जो हमारा सेंटर जो बना है वो NASSCOM ने सेटअप करा है विद सपोर्ट फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सो इट्स ए सेंटर एंड स्टेट पार्टनरशिप, जिसका सेंटर बनाया गया है गांधीनगर में बेस्ड है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिजिटाइजेशन को लेकर आना और उसमें प्रमोट करना। तो ये अब हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें इशू अभी क्या है कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इज़ देयर, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, AI, IoT, एनालिटिक्स जो भी हम बात करें, वो सारी टेक्नोलॉजी अब बड़ी कंपनियों में है, और उनसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं। लेकिन तो चैलेंज है कि जो MSME सेक्टर में अभी सिर्फ मशीनरी तक आए हैं, मशीनरी से आगे हम अभी नहीं जा पाए। तो वही है बेसिकली एक डिस्पैरिटी है बिटवीन द लार्ज एंड द MSME। और एक और डेटा पॉइंट्स अगर मैं शेयर करूं आपसे कि स्पेशली कोविड, ये जो लार्ज कंपनी है ये पिछले 10-15 साल से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोविड के बाद इन सभी बड़ी कंपनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है, और जो जितना अगर वो इन्वेस्ट कर रहे थे उससे डबल हो चुका है। लेकिन जो MSME सेक्टर में है वो पहले भी नहीं था और वो अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। और उसका जो रीज़न बेसिकली क्या है कि एक अवेयरनेस की एक कमी है, कि एक क्लैरिटी नहीं है कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं टेक्नोलॉजी से वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न आएगा नहीं आएगा। दूसरा एक वो भी क्लैरिटी नहीं होती कि अगर हमें सॉल्यूशंस हमें अगर चाहिए तो हमें लेंगे किससे, क्योंकि बड़ी जो कंपनियां हैं उनके पास तो एक्सेस है बड़ी और कंपनियों का, तो वो उनके कंसल्टेंट्स बड़ी कंपनी एक्सेस है, वो उनसे बात करते हैं, वो आके बेसिकली दे गाइड एंड देन सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट हो जाता है। जो छोटी कंपनी में जो प्रॉब्लम आता है कि वो एक
एक्सेस भी नहीं है कि किसके पास जाएं और कौन हेल्प कर सकता है, राइट। सो ये बेसिकली कुछ जो चैलेंजेस हैं जो कि मतलब एक इम्पैक्ट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं हो पा रही एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसमें तो अब क्वेश्चंस बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो यही हैं कि एमएसएमईज़ के लिए अब करें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए डिजिटाइजेशन में, अगर मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह के सॉल्यूशंस लें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिजिटल के लिए। मशीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबको समझ आ गया, लेकिन डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इसी गैप के लिए बेसिकली हमने वो एमएसएमई प्रोग्राम बनाया था। तो उसके लिए हम पिछले 1-1.5 साल में हमने काफ़ी सारे एमएसएमईज़ के यहाँ पर विज़िट भी करा है। ओवरऑल अगर नंबर की बात करो तो गुजरात में मेजॉरिटी हमने विज़िट करा है, बाकी हम हर स्टेट में जा रहे हैं, बट अराउंड 850 एमएसएमईज़ के साथ हम इंटरेक्ट कर चुके हैं और काफ़ी जगहों पर मतलब वी हैव डन द प्लांट विज़िट। तो अभी जो भी मैं आपको शेयर करूंगा चैलेंजेस, बेसिकली ये जो चैलेंजेस हैं जो हमने एमएसएमईज़ प्लांट के अंदर देखे हैं, राइट। तो और ये जो भी आप देखेंगे कि अगर मैं आपको लास्ट में आपको कहूँगा कि ये जो चैलेंजेस आपके पास भी हैं कि नहीं, तो आई थिंक लॉट ऑफ विच विल रेजोनेट। सो बिकॉज चैलेंजेस सबके कॉमन हैं और मैं अभी उन्हीं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ कि जिन चैलेंजेस का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है, राइट। मैंने आपको एमएसएमईज़ के तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं चैलेंजेस का बोल रहा हूँ जिससे अगर आप टेक्नोलॉजी से आपको ये चैलेंजेस में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज है लेबर इश्यूज़ का, कि वर्कर्स बेसिकली बीच में चले जाते हैं कम नोटिस पर, देयर इज़ ऑलवेज इश्यूज़, और स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर हैं उनका एक अवेलेबिलिटी और अभी कम हो गया है पहले के कंपैरेटिव। जो पहले था अभी स्किल्ड वर्कर की अवेलेबिलिटी और कम हो गई है। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। अभी अतुल जी ने बताया कितना हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है तो ओवरऑल एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी एक बढ़ रही है, पॉलीमर की कॉस्ट बढ़ गई, एनर्जी बिल्स बेसिकली बढ़ रहे हैं। अगर आप एनालाइज करें अपने प्लांट में भी कि एनर्जी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर आपको ये कॉस्ट बढ़ती हुई मिलेगी। और उसका रीज़न ये होता है कि मशीन्स के अंदर कुछ वेयर एंड टेयर होता है या और कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कुछ प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जा सके तो वो और प्रॉपर एक्शन लिए जाएं तो एनर्जी कंजम्पशन को कम करा जा सकता है। उसके बाद एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की, मतलब हर कोई बोलता है कि हमारे वी वांट आवर वर्कर्स टू बी वेरी प्रोडक्टिव, हमें जो प्रोसेसेस हमारे हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन एक क्लैरिटी कभी भी नहीं रहती कि हम किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स अभी कितने हैं, एफिशिएंसी लेवल्स हम कितने हैं। अगर हम प्लांट यूटिलाइजेशन है, कोई भी एक कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि मैं अभी 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहा हूँ या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हूँ, मैं 80% पे हूँ। एक जनरल नंबर रहता है अपने आइडिया से, लेकिन वो इट इज़ नॉट बैक्ड बाय द डेटा। तो वो एक क्लैरिटी नहीं है, और उसके जब वो क्लैरिटी नहीं होती, अगर बीच बीच में कभी एक बड़ा ऑर्डर आता है या कुछ होता है तो एमएसएमई सोचने लगता है कि ठीक है हम एक और प्लांट लगा लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोच सके अगर उसी प्लांट में अगर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया जाए तो कैपेसिटी उधर से भी बढ़ सकती है। ये नहीं कि सिर्फ मशीनें लाने से ही कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उससे भी आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। कुछ प्रोसेसेस को चेंज करेंगे, लीन यूज़ करेंगे, उससे भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उससे भी कॉस्ट कम होगी, करेक्ट। तो कॉस्ट कम करना, कैपेसिटी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, इसके लिए टेक्नोलॉजी, लीन और ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मेंटेनेंस के मतलब अभी ब्रेकडाउन्स बीच बीच में होते रहते हैं, उस ब्रेकडाउन का आपके कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है प्लांट के अंदर, वो भी एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अगर कोई मशीन ब्रेकडाउन हुई, 2 दिन के लिए ब्रेकडाउन हुए, लेकिन उसका एक डिटेल्ड आपके पास एनालिसिस कभी नहीं रहेगा। साल में कितने ब्रेकडाउन हुए, पिछले 2 साल में कितने ब्रेकडाउन हुए, उसमें से किस किस रीज़न से ब्रेकडाउन हुए, जब वो ब्रेकडाउन हुए तो वो उसका बेसिक रीज़न क्या था, कितना उसकी वजह से लॉस, मॉनिटरी लॉस हुआ था। अगर मॉनिटरी लॉस हुआ तो एक प्रोडक्शन लॉस एक बात हो गई, उसको जो लॉस और जो रिपेयर करने की कॉस्ट अलग हो गई। सो देयर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इम्पैक्ट ऑल्सो विच ऑलवेज हैपन्स, जो कि एक क्लैरिटी नहीं रहता। तो इसीलिए एक आइडिया नहीं रहता कि ब्रेकडाउन से हमें कितना लॉस हो रहा है प्लांट के अंदर, करेक्ट। तो वो डेटा पॉइंट्स भी नहीं है और लॉस बेसिकली हो रहे, तो उसकी वजह से भी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में मोल्ड का एक बहुत बड़ा एक एम होता है, करेक्ट। अब उस मोल्ड का
मेंटेनेंस, उस मोल्ड का उस मोल्ड की क्वालिटी को मेंटेन करना, उस मोल्ड को इंस्पेक्ट करते रहना, मतलब वो भी एक काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। और अगेन इसके लिए मैं बोलूँगा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप सॉल्यूशंस यूज़ करिए तो यू विल बी एबल टू बेटर मैनेज दी मोल्ड्स। उसके बाद डेटा बेसिकली अब आप किसी भी MSME प्लांट में अगर जाएंगे, आपके हर प्लांट में आप यही देखेंगे कि जहाँ भी आप जाएंगे हर वर्क स्टेशन पर, हर मशीन के पास एक रजिस्टर रखा होता है जहाँ पर वर्कर डेटा नोट करते रहते हैं कि आज कितनी प्रोडक्शन हुई, क्या क्वालिटी आई, कितना टाइम मशीन चली, सारा टाइम, सारा इतना जो भी वैल्यूबल डेटा है वो सारा रजिस्टर्स पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डेटा जो है इट्स अ गोल्ड माइन, बट वो कभी यूज़ नहीं हो पाता। जो रजिस्टर्स जब वो भर जाते हैं उसके बाद वो एलमिरा में चले जाते हैं, जब एलमिरा भर जाते हैं तो एलमिरा में ताला लग जाता है। लेकिन जो इतना सारा जो डेटा है जिसके बेस पे आप अगर उस डेटा को एनालाइज कर पाएँ तो आप कितना डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं, आपको कोई कंसल्टेंट भी नहीं चाहिए, आपको बस उस डेटा का एक एनालिसिस चाहिए। तो अगर यही डेटा जो आप वर्कर्स के थ्रू वर्कर्स एंटर कर रहे हैं, अगर यही एक डिजिटाइज हो जाए तो आप मतलब इसी में ही आपके, मैं कह रहा हूँ 10 से 15% एफिशिएंसी इसी के अंदर ही आ जाएगी और कुछ ना भी करो तो, राइट। तो सो बेसिकली ये जो चैलेंजेस हैं अब सबके साथ वही हैं। अब आप सबने जब इसमें रजिस्टर करा अपने सेशन में, तब हमने एक क्वेश्चन आपसे भी यही पूछा था कि आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, करेक्ट। सो ये बेसिकली आपका जो एक क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स है। इसमें लास्ट के कुछ रजिस्ट्रेशन की अभी डेटा इसमें नहीं आया क्योंकि ये जो एक दिन पुराना डेटा है। इसमें आप देखेंगे कि मतलब जो मैंने अभी बताया वही चैलेंजेस यहाँ भी फिर निकल के आ रहे हैं, करेक्ट। सो पॉइंट ये है कि हर एक की प्रॉब्लम सेम है और सॉल्यूशन भी लगभग सेम है, बस एक अवेयरनेस चाहिए कि वो सॉल्यूशन कैसे इन प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि हम काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास गए, उनका प्लांट्स विजिट करा, उन पे एक डिटेल उनसे बात करी, तो सबसे यही पूछा कि अब सबको पता है कि टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशंस हो सकता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। तो जब हमसे सबसे पूछा कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर नहीं सकते, तो अलग अलग आंसर्स मिले। तो ये बेसिकली जो हैं ये आंसर्स जो हमें मिले हैं कि वो MSMEs आज की डेट में टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। सबसे बड़ा जो हमें मिला है कि सभी कहते हैं कि हम डिजिटाइजेशन, ये जो स्किल्स हैं ये हमारे पास नहीं है और हम ले भी नहीं सकते। हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले लोग हैं, हमें कंप्यूटर की ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं समझनी, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। इतना भी समझ में आ जाए वो भी बहुत है, क्योंकि उसके बाद सोल्यूशन बनाने के लिए तो इतने सारे स्टार्टअप्स और इतने सोल्यूशन प्रोवाइडर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, आप उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। आपको खुद तो बनाना नहीं है, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है। और ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको कोई BSc या BA या कोई भी इसके लिए कुछ नहीं, ये बेसिक चीज़ है जो कि इजीली सीखी जा सकती है। काफ़ी हर प्लांट में प्रेशर रहता है, टाइम नहीं है। काफ़ी MSMEs ने ये कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन ये नहीं कि अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आगे का जो बिजी शेड्यूल है वो हल्का हो जाएगा और ग्रोथ बढ़ेगा, करेक्ट। सो वो चीज़ एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देखी जा सकती। काफ़ी जगह हमने ये भी सुना है कि AI IoT ये जो जितनी भी हैं ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं, हमारे पास ये छोटी कंपनियों के लिए नहीं बनी। लेकिन अब मैं आपको आज मैं दिखाऊंगा अभी कि कितने सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर छोटी कंपनियों ने ये सॉल्यूशंस यूज़ करके बेनिफिट्स लिए हैं। कुछ रिस्पॉन्सेज मिले कि अभी सब तो प्लांट ठीक चल रहा है, जो हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई ऐसा मेजर इशू है नहीं, तो हम चेंज ही क्यों करें कुछ भी। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो जो ठीक चल रहा है वो आगे जाकर ठीक नहीं चलेगा। कुछ एग्जाम्पल ये भी सुने हैं कि हमने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को सुना है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, छोटी कंपनी को तो हमने एग्जाम्पल्स ही नहीं देखे। तो अब मेरा आंसर तो उसका यही है कि जब तक MSMEs आगे आएंगे नहीं तो एग्जाम्पल्स भी बनेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं किसी को तो आगे बढ़ के दूसरों को अपने और बाकी MSME यूनिट्स को एक गाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए वी आर हैप्पी कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स आगे आ रहे हैं, लेकिन जब तक और नहीं आएंगे तब तक एक कॉन्फ्रेंस लेवल नहीं भी आएगा। तो इट इज़ बेसिकली MSMEs एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, तो हमें भी सक्सेस स्टोरीज चाहिए ताकि हम उन सक्सेस स्टोरीज को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने डिजिटाइजेशन तो कर चुके हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे उन्होंने ऑटोमेशन करा हुआ है। तो काफ़ी लोग ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को एक ही मानते हैं, राइट।
और ये मैं एक मिथ बेसिकली क्लियर करना चाहूँगा कि ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन अलग हैं। उस और वो क्या है, मे बी उसकी भी एक स्लाइड आपको एक दिखाता हूँ। ऑटोमेशन का मतलब है कि आपने अपने यूनिट में मशीनरी लेकर आए और उस मशीन से प्रोडक्शन हो रही है। ऑटोमेशन हम क्यों करते हैं? ताकि आप कम वर्कर से ज़्यादा और कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि कैसे हम एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएँ। लेकिन अगर डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो उसमें मशीन और ह्यूमन वर्कर बेसिकली आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। मशीन आपस में बात कर सकती है, मशीन ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और जो इंटरेक्शन होता है वो डेटा के थ्रू होता है, ठीक। तो एक डेटा बिकम्स द लैंग्वेज फॉर वन मशीन टू टॉक टू द अदर मशीन। और जब एक नेटवर्क बन जाता है कि सारी मशीन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो जब वो आपस में एक दूसरे से जब वो एक डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं, तो जो एक एफिशिएंसी मिलनी चाहिए बेसिकली 1+1 का 11 का इफेक्ट आता है वहाँ पर। तो वो एक बेनिफिट है बेसिकली कि और डिफरेंस क्या है मैं बताना चाहूँगा। मतलब इट बिकम्स ए रियली एन इंटीग्रेटेड फैक्ट्री जहाँ पर आइसोलेशन में चीज़ें नहीं होती। इट इज़ एट ए इंटीग्रेटेड सिस्टम लेवल, मशीन एक दूसरे से बात करके और ह्यूमन से इंटरेक्ट करके उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। अब कुछ एग्जांपल बेसिकली सॉल्यूशंस, किस तरह के सॉल्यूशंस MSMEs को हेल्प कर सकते हैं। ये जो है ये बेसिक लेवल के सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रोसेस चार्ट भी दिखाया है। ये प्रोसेस चार्ट अगेन हमसे 10 कहीं अच्छा आपको क्लियर है। ये सिर्फ इसीलिए हमने प्रोसेस चार्ट यहाँ पे लिखा है कि ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो इस प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करे जा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था। तो ये जो अब आप देखें, जो 8 तरह के हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दिखे हैं, दीज आर वेरी वेरी बेसिक सॉल्यूशन, दीज आर लो कॉस्ट एंड ईजी टू डिप्लॉय सॉल्यूशन। इसमें हमने कोई भी ऐसा सॉल्यूशन इसमें नहीं लिखा कि जो बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही एक एक्सपेंसिव सॉल्यूशन होगा। ये बेसिक सॉल्यूशन है जो मैं कहूँगा कि हर प्लांट में इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। और ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली सबसे पहले OEE का है। तो जैसे मैं आप बोल रहा था कि कहीं पे भी एक क्लैरिटी नहीं रहती, कि एक विजिबिलिटी नहीं है कि एक मशीन किस एफिशिएंसी लेवल पर काम कर रही है। तो एक ये सिंपल सॉल्यूशन है जिसमें से कि मशीन से डेटा लेकर उसको एक डैशबोर्ड के फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करा जाता है, जिससे आपको पता लग पाएगा कि हर एक मशीन किस एफिशिएंसी लेवल पर काम कर रही है। तो हर एक मशीन किस लेवल पे है, एक लाइन किस एफिशिएंसी लेवल पर काम कर रही है, और एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस एफिशिएंसी लेवल पर काम कर रहा है। ये पूरा डैशबोर्ड की फॉर्म में बेसिकली आपको मिल जाता है। और अगेन ये बहुत मुश्किल नहीं है करवाना, करेक्ट। जस्ट कुछ हफ्तों में ही ये सॉल्यूशन डिप्लॉय हो सकते हैं। तो आप एक छोटे से लेवल पर करिए, उसका रिजल्ट देखिए, और उसके बाद बेसिकली आप आगे पूरे प्लांट लेवल पर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं बोलूँगा पेपरलेस, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हर प्लांट में रजिस्टर्स पे डेटा एंटर हो रहे होते हैं। अगर वहीं पर एक आप अगर टैब रख दिया जाए, उस टैब पे बेसिकली कुछ वर्कर को लिखना भी नहीं है, वहाँ पे सिलेक्शन करना होगा, मिनिमम लिखना होगा, मतलब उसका लिखने का काम कम हो जाएगा। और जितना भी वो वर्कर लिख रहा है, जो उसमें डेटा एंटर कर रहा है, वो डेटाबेस में जाएगा, उससे रिपोर्ट्स, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेशन होगी, वो रिपोर्ट बेसिकली आपके सामने आ जाएंगी। तो बेसिकली देन यू कैन एनालाइज कि अगर आपको पिछले 1 साल का डेटा एनालाइज करना है कि किस तरह की प्रॉब्लम पिछले 1 साल में ज़्यादा हुई, कहाँ कौन सी लाइन पर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, कौन सी लाइन पर प्रोडक्शन कम हुई, करेक्ट। ये सारा एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। फिर उसके बाद आप उसके बेस पे बेसिकली यू विल नो कि आप कहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हुई थी, आप वो प्रॉब्लम फिक्स करिए, आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। सो अब उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूँ एनर्जी मॉनिटरिंग की, जो जैसे कि कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट मैं बोल रहा था कि एनर्जी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो एक एनर्जी ऑडिट, अगर मतलब एनर्जी ऑडिट भी नहीं, एक मॉनिटरिंग कर ली जाए कि कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पैरामीटर का अगर आप रेगुलरली ट्रैकिंग करेंगे, उसके बेस पे आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, कुछ मेंटेनेंस और होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ें फिक्स कर देंगे, आपकी एनर्जी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। तो इसमें भी करीब 7 से 10% की बेसिकली सॉल्यूशन में सेविंग आ जाती है, अगर मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के अभी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है। क्वालिटी के लिए 5 मिनट्स अगर कंप्यूटर विजन बेसिकली एक सॉल्यूशन है जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए अभी जैसे जितनी भी जगह आप मैनुअली इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मैनुअली इंस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं कि वर्कर मैनुअली इंस्पेक्ट करते रहते हैं, एक वर्कर 1000 प्रोडक्ट दिन, हज़ारों प्रोडक्ट दिन में इंस्पेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो वर्कर
डिफेक्ट छोड़ भी देगा, करेक्ट, क्योंकि कभी थका हो सकता है, कभी और प्रॉब्लम है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन रहता है, कैमरा ऊपर लाइन पर लग जाता है, पीछे एआई सिस्टम रहता है, कैमरा फोटो खींचेगा, एआई सिस्टम को भेजेगा, एआई सिस्टम एनालाइज करेगा, वापस सिग्नल भेज देगा कि ये जो प्रोडक्ट है डिफेक्टेड है कि नहीं। और ये सब हाई स्पीड पे सब करा जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं 1 सेकंड में मल्टीपल प्रोडक्ट इंस्पेक्ट हो जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट। तो हाई स्पीड इंस्पेक्शन रहती है, वो वर्कर से ज़्यादा स्पीड पर वो इंस्पेक्ट करेगा और कंसिस्टेंट क्वालिटी पर वो बेसिकली वो इंस्पेक्ट करेगा सिस्टम। तो ऐसे ही सप्लाई चेन के सोल्यूशन है, एआई एनालिटिक प्रोसेस इंप्रूवमेंट के भी और कुछ सोल्यूशन रहते हैं। तो ये बेसिकली आपको मेरा थोड़ा आइडिया था कि आपको थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बता दूं। अब कुछ केस स्टडीज़ बेसिकली के बारे में मैं थोड़ा सा और बोलूँगा कि जैसे एक ये है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जिसके पास मतलब जो मैंने ओई का जो आपको जैसे जो सोल्यूशन बताया था, वो सोल्यूशन अगेन ये जितने भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सब एमएसएमई के एग्जांपल्स में दे रहा हूँ और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के ही हैं। और इस कंपनी ने ओई के सोल्यूशन बेसिकली पहले वो विजिबिलिटी नहीं थी एक प्लांट पे, ओई का सोल्यूशन बेसिकली डिप्लॉय करवाया था और ये सारे सोल्यूशन बेसिकली स्टार्टअप्स के ही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कोई बड़ी कंपनी ने आके डिप्लॉय कर दिए हैं, सब स्टार्टअप्स ने डिप्लॉय करे हुए सोल्यूशन हैं, आके उन्होंने डिप्लॉय करा और इस पे बेसिकली आपको डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं। तो वो जो कंपनी है नाउ दे आर फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट कि उनकी किस एफिशिएंसी लेवल पर वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्वालिटी का एग्जांपल बताया था कि कैसे वो कैमरा और एआई सिस्टम से क्वालिटी इंस्पेक्ट हो सकती है। दो और एग्जांपल, अगेन ए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, ये टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जिन्होंने सोल्यूशन बेसिकली ये यूज़ करा है टू इंस्पेक्ट द असेंबली पार्ट ऑफ इट एंड ऑल्सो द एनी काइंड ऑफ एन डिफेक्ट इन दैट टैंक। सो नाउ अगेन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस हैज़ हैपेंड। ये एक FIBC जो है उसके बेसिकली उनको पहले पता नहीं होता था, जब वो डिफेक्ट मैनुअली मेजर करके उसके बाद कहाँ पे डिफेक्ट आए हैं और कब उसको कट करना है तो वो नहीं रहता था। तो उससे क्या कि मटेरियल वेस्टेजेस उनका बहुत होता था। तो अब एक कैमरा लगाने से ही उनके जो मटेरियल वेस्टेज है वो बेसिकली कम हो गई है और जो ओवरऑल क्वालिटी डिटेक्शन है वो उसमें इम्प्रूव हो गई है इसमें। तो अगेन 3 प्लास्टिक के बेसिकली ये आपके एग्जाम्पल हैं। अगर अब मैंने इतना आपको बताया कि ये सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल्स आपको मेरे पास टाइम नहीं आता तो मैं उनको डिटेल में और जाता। अब मैं आपको अप्रोच के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अप्रोच करना कैसे है, कि सॉल्यूशन अगर लगवाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहना चाहिए। सबसे पहला एक स्टेप होना चाहिए कि आपको एक प्लांट में एक असेसमेंट करके कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में किस किस तरह के सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए जिसमें कि आपको क्लैरिटी हो कि पहले साल हम इस चीज़ पे काम करेंगे, दूसरे साल इस चीज़ पे काम करेंगे, तीसरे साल इस चीज़ पे काम करेंगे। तो वो एक थोड़ा क्लैरिटी रहे तो बेटर रहता है प्रायोरिटाइजेशन करके, क्योंकि प्लांट्स के अंदर चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा एक एनालाइज करके एक रोड मैप बनाया जाए तो वो रिजल्ट्स बेसिकली फिर बेटर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको काम करना चाहिए, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। जैसे आप प्लांट के अंदर जब आप फैक्ट्री सेटअप करते हो, एक मशीन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप करते हो, ऐसे डिजिटल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना। तो उसके लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मशीन्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक दूसरे से। तो वो एक मतलब है कि मशीन्स आर एबल टू कनेक्ट और मशीन्स आर एबल टू ट्रांसमिट द डेटा, या वर्कर इज एबल टू गिव यू द डेटा इन ए डिजिटल फॉर्मेट। तो जितना भी डेटा है वो डिजिटली एक्वायर हो सके, वो एक कैपेबिलिटी प्लांट के अंदर बिल्ड करना है। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप रहता है। इसके बाद बेसिकली जो मैंने सोल्यूशन बताएं आप उनको छोटे लेवल पर डिप्लॉय करवाइए, कोई पूरे प्लांट पे करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी का सोल्यूशन है तो क्वालिटी में सिर्फ एक लाइन पर एक जगह सिर्फ सोल्यूशन लगवाइए, उसका रिजल्ट्स देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप बाकी सारी लाइनों पर रिप्लिकेट करिए। और जब आप 1-2 सोल्यूशन लगवाएंगे तो आपको भी टेक्नोलॉजी समझ में आने लग जाएगी और टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट दिया है वो भी बेसिकली समझ में आने लग जाएगा। तो पहले POC करिए, उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स दिखें उस POC से तब आप उसके बाद उसको स्केल करिए, करेक्ट। तो इससे क्या कि आपके जो रिस्क हैं वो भी एक मिनिमाइज हो जाएंगे। आप कम रिस्क में, कम इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस लेके फिर उसके बाद एक बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सजेस्टेड अप्रोच है। अब कुछ थोड़ा मैं अपने सेंटर के बारे में, जैसे मैं बता रहा था, प्रोग्राम जो इनिशिएट जो NASSCOM ने विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गुजरात गवर्नमेंट जो करा है, तो हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं बेसिकली इट इज़ ऑल टू
help the MSMEs manufacturing companies work closely with the startups and the solution providers to get the solution. अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को पता नहीं रहता कि जैसे कि कौन कौन से सोल्यूशन कैसे होने चाहिए, कैसे हेल्प होने चाहिए, तो उसके लिए हम बेसिकली हमने एक प्रोग्राम भी लेके आए हैं जिसका नाम है उद्यम 4.0 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फोरम. अंडर दिस जो भी मैन्युफैक्चरर बेसिकली यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस फोरम. हम अलग अलग एक्टिविटीज़ बेसिकली इसमें करते हैं. एक है कि हमारा हर मंथली लेवल पर सेशंस रहते हैं, क्वार्टरली लेवल पर सेशंस रहते हैं, जो कि प्लांट के जो लीडरशिप टीम है, जो ओनर्स हैं, ओनर्स के लिए अलग से मास्टर क्लासेस रहते हैं जिसमें बड़ी कंपनी के लोग आके MSME ओनर्स को बेसिकली एक गाइडेंस देते हैं, एक मेंटरिंग देते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है. वो सेशंस रहते हैं. मंथली लेवल पर हम ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए भी सेशंस रखते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन सी टेक्नोलॉजी से किस तरह के सॉल्यूशंस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे जा सकते हैं. तो जैसे मैंने क्वालिटी का बताया था आपको, तो उसमें एक सेशन रहेगा जिसमें पूरा क्वालिटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करा जाएगा. तो ऐसे अलग अलग मंथली लेवल पर हम उसमें सेशंस करते हैं. उसके बाद हैंड होल्डिंग. तो अभी हमारा अटेम्प्ट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर पाएँ MSMEs के अंदर, जो कि बिकॉज ये जो सक्सेस स्टोरीज़ को लेके बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी मोटिवेट होंगे, और प्लस जो लोग अर्ली अडॉप्टर होंगे वो तो बेनिफिट देखेंगे ही, क्योंकि और वो बेसिकली दे विल बी एन अर्ली अडॉप्टर. तो एक बाकी एक MSME से उनको एक एज मिलेगी. तो उसके लिए एक हैंड होल्डिंग भी हम करते हैं. जो MSME सोल्यूशन करना चाहे तो उसमें प्लांट विजिट करके उसमें कौन आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए, एक गाइडेंस उसमें रहता है. फिर उसके बाद वो उसका जो उस प्रॉब्लम का एक यूज़ केस डॉक्यूमेंट बना के वी शेयर इट विद आवर नेटवर्क ऑफ द स्टार्टअप्स. हमारे साथ 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं कंट्री में. तो उनमें से जिस स्टार्टअप्स के पास वो सोल्यूशन होगा उनसे प्रपोजल लेके उनका रिव्यू करके हम आप तक पहुंचाते हैं, और फिर वो स्टार्टअप्स को आपसे कनेक्ट करते हैं, और फिर स्टार्टअप और आप एक दूसरे से मिल के बात करेंगे, एग्री हो गए तो फिर उसके बाद वो स्टार्टअप आपके यहाँ पर काम करेगा. और जब स्टार्टअप डिप्लॉय कर रहा होगा तो हम एक ओवरसी करते हैं कि स्टार्टअप और आप ठीक से काम कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ. राइट. तो ये एक लिटरल हैंड होल्डिंग हमारा भी एक प्रोग्राम हमने है. उसके बाद जो केस स्टडीज़ होती हैं वो हम थ्रू दीज काइंड ऑफ सेशंस और थ्रू सम मीडिया स्टोरीज हम उन सेशन को उन केस स्टडीज़ को प्रमोट करते हैं, ताकि जो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं उनकी एक ब्रांड विजिबिलिटी भी हो पाए, और साथ में जो बाकी MSMEs हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिल पाए. तो उसका एक वो पर्पस रहता है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि बेसिकली जो इसमें मोस्टली आप गुजरात की कंपनी देखेंगे हर क्लस्टर से, जो कि इसमें सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है. ये सब हमारा जो प्रोग्राम है ये हर सेक्टर के लिए ओपन है. तो अलग अलग सेक्टर से बेसिकली कंपनियों ने हमारे साथ जुड़ा, और नाउ दे हैव अडॉप्टेड द सोल्यूशन, they have seen the benefits also. Companies who have adopted one, now they are going for the second solution. So because now the SMEs are getting benefit. तो पिछले मैं कह रहा हूँ पिछले 8 से 10 महीने में 5 सक्सेस सोल्यूशन ऑलरेडी 5 कंपनियों में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, और 5 जगह और अभी सोल्यूशन डिप्लॉयमेंट चल रहे हैं. तो आई थिंक एक MSMEs के अंदर एक कुछ कॉन्फिडेंस दिखना तो शुरू हो गया है, और हम यही अवेयरनेस सेशन करके बेसिकली अगर स्टार्ट करते हैं, और जो MSMEs आगे बढ़ना चाहें अगर सोल्यूशन के लिए करना चाहें तो वी आर देयर टू बेसिकली सपोर्ट यू ऑल. So with that, thank you very much. Hopefully this was helpful at least for you to know कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स इसके हैं, और अगर डिप्लॉय करना है तो आपको किस प्रोसेस से बेसिकली उसके लिए जाना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Mr. Saluja, for sharing wonderful thoughts about the digital solutions to all the problems, labor, operational cost, efficiency, productivity, maintenance, data and record. सभी के आपने I think सभी topics को touch कर दिया जिससे MSME solution देखना चाहते हैं digital aspect से. Our next speaker is Mr. Dhruv Sayani. He is having 50 years old company
which is into manufacturing of personal care product, and these products are exported to more than 75 countries. Mr. Sayani has also built a leading FMCG company called KT Professionals, and he is currently panel chairman of consumer and houseware at Plex Council, working towards the PM's vision of boosting India's exports. So I welcome Mr. Dhruv Sayani to talk on importance of exports for global competitiveness. Mr. Sayani. Thank you. Thank you, Neeraj ji, for a lovely introduction. Thank you, Atul ji, for your wise words today. और आपसे हमको बहुत सीखने मिलता है on platforms like this. Thank you to Amit ji for a damdar presentation on educating us about new digitalization, and a special mention to Vikas ji, जिन्होंने 20 मिनट के अंदर MSME के बहुत सारे फायदे के बूफे हमारे सामने रख दिए, which I think is most important for all of us to learn, and more importantly to take benefit of the lovely schemes and opportunities that MSME is laying in front of companies like ours. So thank you very much. Well, today, friends, today's agenda is of course discussing digitalization, and a very special thank you to GSPMA and NASSCOM for giving us an opportunity to speak here today and share our views. आज का जो टॉपिक है digitalization, जिसके ऊपर अमित जी has given a fantastic presentation, and I think Vikas ji has also given us great solutions to each of our companies to become more and more independent using a lot of support system that MSME is here to give us. इससे हम क्या कर पाएंगे? As plastic manufacturers, as company owners, हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे? We will be able to improve our price. We will be able to improve our quality by using digitalization as the way forward. I think that is the key message. जो आज का उद्देश्य है is just that. And I think we are in Ahmedabad, and I think Ahmedabad itself, we know that the state of Gujarat has been the #1 state in terms of exports of plastic products. The data says that plastic exports in 21-22 has been at $4.5 billion from the state of Gujarat alone, which is 34% contribution to India's exports. So a round of applause to each one of you for contributing in the largest way to India's exports. And what are we learning from that? State of Gujarat की एक और बहुत ही खास बात है. Right here you have a great port to export. You have great institutions for technology and learning. You also have polymer and science technologies available in the state of Gujarat. Availability of raw material, as well as proposed DMIC corridor and good railroads, infrastructure and consistent power supply that makes you #1. So I think that for us is a great learning also, that how we can work forward to building exports given that आपके पास ये platform मौजूद है. तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है विकास जी, एक्सपोर्ट करे तो कैसे करे, एक्सपोर्ट करे तो कहाँ करे? Atul ji, even a lot of your members reach out, and there's always a curiosity on learning exports. And I think that's where Plex Council steps in to be your platform to export your products to the rest of the world. What is Plex Council? The Plastic Export Promotion Council of India is an apex body of plastic industry sponsored by the Ministry of Commerce, Government of India, dedicatedly working since 1955 towards increasing India's exports and largely plastic exports, using upliftment of exporters, entrepreneurships in the plastic sector, and guiding and hand-holding them with various export opportunities. Plex Council is a facilitator between member exporters and helping them entering into today's intensively competitive export market. Plex Council members को बहुत सारे benefit मिलते हैं, which is financial benefits to exporters that are made available through Government of India, available through MSMEs. Discounted fees at international trade fairs. आज today the world is a smaller platform. आज की दुनिया एक मुट्ठी में आ चुकी है. World has become a smaller place. So I think exporting is not only sitting in India, but also being present on global shows that helps you bring better business to you. And that's where Plex Council plays an important role in getting you discounted prices in the India pavilion of some of the leading fairs like K Fair, Arab Plast that happen across the world.
Of course, we represent your trade issues at the government authority level. That is another important role that Plex Council plays. And at the same time provides trade statistics and market intelligence, जो आपने अभी analysis की बात की अमित जी, कि analysis बहुत ज़रूरी होता है to build a business, and I think that's where Plex Council gives you industry analysis to help people understand HSN codes better, understand export data better, and of course various other benefits. तो मैं आज यहाँ पे क्यों आया हूँ and what is our agenda? Of course, I am going to be discussing through a presentation, but मैं बताना चाहूँगा that Plex Council is organizing its first ever export focused show called Plex Connect 2023 that is happening on June 15th to June 17th at Nesco in Mumbai. And I think ये show के बारे में जो मैं आज बात करूँगा, Plex Connect is being supported by the Department of Commerce. It is a government initiative. It is being supported by the chemical and petroleum industry. It is being supported by the MSME ministry and over 80 embassies. 80 embassies से ज़्यादा and Indian commissions who are actively promoting the event globally, and in addition to 8 domestic plastic associations who have partnered with our organization for the promotion of this event. So in the next few minutes I'm going to run through a very interesting presentation to talk about the council and to talk about the upcoming event. तो दिस इज द डेटा ऑफ इंडियाज प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स. आप देख सकते हो कि 2021-22 में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 13.35 एंड अ लार्ज कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात. एंड दिस ग्राफ अगर हमको बढ़ाना है तो हमको मिलके एक्सपोर्ट सीखना है, समझना है और एक दूसरे को हैंड होल्ड करके आगे बढ़ना है. दीज आर द टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम इंडिया. तो भारत से ये 10 कंट्रियों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक एक्सपोर्ट होता है एंड India exports to over 200 countries globally. Out of these are your top 10. Broad composition of plastic exports में क्या क्या है? So of course 31.7% is plastic raw material, which is the largest contributor to exports, followed by consumer and houseware, the panel I represent. Talking about consumer and houseware, we see a lot of participation from companies in Gujarat जो plastic के houseware और personal care products बनाती है and दुनिया को export करना चाहती है. Of course, plastic films and sheets, 15.24% contribution, and then of course flock covering, laminates that are also important contributors, along with FIBC, woven sacks that contribute largely. So this is a very important matrix आपकी जानकारी के लिए कि अगर आपका product या आपकी company या आपके मित्र की company ये चीज़ कर रही है, then I think that they need to open their products to the world. In the global export market of all plastic products is valued at US $1.2 trillion. Our share in the global market is only 1.1%. आज भारत जो तेजी से बढ़ रहा है, of course we understand the gap right here कि भारत के exports का potential, और जैसे इन्होंने introduction में बताया, we are working towards PM's vision to increase India's exports, and this is why the PM is working on increasing India's exports, because there is the potential right there. 1.1% is our contribution, and out of which plastic is only 3.16% of India's overall exports. So this is an opportunity for smart manufacturers like you who can come forward and add more numbers to our export data. How can Plex Council help? हम इसमें आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? So organizing and participation of members in leading international trade fairs जो मैंने आपको बताया, साथ साथ में organizing dedicated buyer seller meets and reverse buyer seller meets, ये बहुत ही important है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गूगल का एक्सेस तो हमारे सबके हाथ में है, बट हम वो गूगल के माध्यम से हमारे असली एक्सपोर्टर से कैसे मिलेंगे, हमारे असली बायर से कैसे मिलेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाट Plex Council does for you. Connect your HSN code with the right buyer of your product. And that is what we will be doing at Plex Connect in 15 days from now in Mumbai, and I will talk about that as well. And we do this on a regular basis, and I think you must take great advantage of this. उसके अलावा trade inquiries जो हमको बहुत लगातार आती है. I can tell you, I've been a member of the council myself for over 2 decades, and we receive so much business because of being a member of the council, because trade inquiry आती है and they connect to the right company that is in the business, that gets a lot of added advantage. And because it comes from the council, एक हम बोलते हैं ना hygiene check जो एक हो जाती है कि yes, there is a known party that is coming through. That makes it easier for us to export. Financial benefits, of course, ज़्यादा benefits तो MSME के माध्यम से ही मिलते हैं, and I think a lot of our companies fall under MSME and the other financial benefits that Plex Council is able to extend to you. Addressing grievances related to FTP, customs, RBI, GST, and of course हमारी e-magazine
जो हर मंथ आती है, दैट कीप्स यू अपडेटेड कि प्लास्टिक सेक्टर में नया क्या हो रहा है। अभी मैं बात करूंगा प्लेक्स कनेक्ट 2023, जून 15th to June 17th, बॉम्बे नेस्को, द फर्स्ट एवर, India's first ever export focused show. This is the only show in India that is talking about plastic exports only. And I think that is what's unique. आप बोलेंगे बहुत प्लास्टिक शोज होते हैं, बट इसमें नई बात क्या है, that this is only talking of exports. ये शो के अंदर what is our goal? To provide an ideal platform for plastic exporters or interested companies who want to start exporting, attract greater number of MSME industry players, act as a catalyst for technology, and of course showcase innovation to the world. सबसे खास फीचर्स हमारे शो में आने वाले 15 दिन में, there are going to be buyers from 70 plus countries. This is registered updated data. 70 plus countries से buyers आने वाले हैं. We have already been able to map them on what product they are looking for in India, which is the biggest feature. हमारे buyer count is now on the higher side of 700 buyers internationally that are coming. स्टेट पवेलियंस है वहाँ पे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु. स्टेट पवेलियंस उनके बेनिफिट्स बताएंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एडिशनल फीचर्स दे कैन गिव मैन्युफैक्चरर्स. ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल आर लीडिंग एसोसिएशंस, टेक्निकल सेमिनार्स जहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन, एमएसएमई स्कीम्स की बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे थ्रू आउट द 3 डे. फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री का हमने बूथ सेटअप किया है, और साथ साथ में ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, दैट हेल्प्स अस टेक द विजन फॉरवर्ड. सो हियर आर द हाइलाइट्स. 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर, स्क्वायर मीटर्स के अंदर शो हो रहा है. 10,000 ट्रेड विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड. 70 प्लस कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही है, और 300 प्लस लीडिंग एक्सपोर्टर्स थ्रू स्टेट पवेलियंस एंड टेक्निकल सेमिनार्स दैट विल बी अटेंडिंग द शो. हमारी बहुत सारे लीडिंग कंपनीज ने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन ले लिया है. ऑफ कोर्स दिस लिस्ट इज नॉट अपडेटेड, डेली कतार पे लिस्ट अपडेट हो रहा है, बट सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ब्लेंड कलर्स, फ्लेयर इंस्ट्रूमेंट्स, गरवारे, and leading Jain Irrigation and many other companies that you see on the screen are participating with us, along with associations such as Polymer Update, Polymer Bazaar and Modern Plastics that are aggressively promoting the show. कौन से products को हम target कर रहे हैं? तो if you fall under any of these categories or others, is what the focus of the show will be. Writing instruments, consumer houseware, raw material, plastic films, flock coverings, FRP products, rigid packaging, of course machinery, at the same time FIBC, plastic pipes, medical items, that will be the key focus of the show to export to the world. तो exhibit क्यों करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, this is the only export focus show. ये अभी डेटा चेंज हो चुका है, 700 buyers आ चुके हैं as of this morning, and 10,000 plus visitors, state pavilion, HSN code wise matching, and reverse buyer seller meet that we are organizing at Plex Connect 2023. You will of course be witnessing technical seminars, networking, बहुत सारी networking events, हमने बहुत सारे booths वहाँ बनाए हैं to match you with your right buyers and right sellers, and of course latest technology that will be showcased during the event. अभी RBSM और ये buyer seller meet की जो मैं बात कर रहा हूँ, what is buyer seller meet? Buyer seller meet is basically matching your HSN code. आप जो product बेच रहे हो, आपका एक HSN code है. खरीदने वाले जो 700 लोग इंडिया आ रहे हैं, they have ticked out the categories जिनके लिए वो इंडिया आ रहे हैं to buy. तो हमने क्या किया है, आपके HSN कोड को उनके साथ मैच करके हमारे ऐप के द्वारा for our exhibitors only हमने उनको कनेक्ट कर दिया है कि वो 3 दिन के दौरान बिजनेस डील्स विथ योर एक्चुअल इंटरनेशनल बायर कैन हैपन एट योर स्टॉल एंड एट आवर RBSM एरिया विच विल ब्रिंग यू रियल बिजनेस. तो ये शो इज फोकस्ड ओनली ऑन नंबर्स, रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट बिजनेस. दैट इज व्हाट्स डिफरेंट. तो इफ यू आर keen at participating, ये बहुत बड़ा फायदा आपको इसके माध्यम से मिलेगा, which will give you access to all interested buyers across the world that will be there. So these are the categories हमने जो breakup किया है of our buyers जो आ रहे हैं, and the list is only increasing every day. तो आप देख सकते हो कौन से buyers कितनी country से कौन से category के लिए आ रहे हैं, और ये list of course in the next 15 days will also get updated, and you will see lot more potential in your category if you fall under them. So of course promotional efforts are being done by OPPI. GSPMA has been a strong support for our show, along with KSPA and PMMAI and many other associations that are coming together and adding more weightage to our show.
सोशल मीडिया प्रमोशंस चल रहे हैं, यू कैन फॉलो इट ऑन प्लेक्स कनेक्ट 2023 ऑन योर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. पार्टिसिपेशन, यस, इट इज लेट इन द डे, बट अभी भी कुछ बूथ्स बचे हैं. सो आई थिंक दैट इफ यू वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड, देयर इज स्पेस फॉर यू टू कम इन. These are the pricings for our show, and we have Mr. Naman right here. Please identify yourself, Naman, to the audience. He is right here. He represents the council's regional office in Ahmedabad and would be your right contact if you would be interested to participate. मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, ऑडियंस में 49 लोग बैठे हैं, बट आपके बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त जो GSPMA के मेंबर है, जो ये इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जो आपकी एसोसिएशन से कनेक्टेड है, आई थिंक यू मस्ट पास ऑन दिस मैसेज टू देम ऑल्सो हु आर नॉट हियर टुडे, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी एक ही बार आ रही है, 15 दिन में आ रही है, और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे, इट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड ऑफ कोर्स फॉर देम. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बट लुकिंग एट विजिटिंग, तो प्लीज स्कैन दिस QR कोड. आपके सबके हाथ में फ़ोन है, आप ये QR कोड स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. द रजिस्ट्रेशन, इफ यू डू इट नाउ, is faster, quicker, you get a straight walk-in, so you will avoid the lines and the queues that will happen there. So please take a capture of that QR code that's on the screen. That gives you faster access to visit the event. 15 जून से 17 जून, Thursday, Friday, Saturday का time है of the week. So right time to be in Bombay, and of course visit a very unique show that will be happening in 15 days from now. And of course we look forward to more participation and like to end with a promotional video. So let's just watch that. Do we have audio? Last. For Indian plastics industry, ideally positioned as the only export-focused exhibition for plastics, Plex Connect 2023 is where you explore, learn, and grow your business with the best in plastics from across India and the world. Why be a part of Plex Connect 2023? Spread over 20,000 square meter, 500 plus leading exporters, themed pavilions, 10,000 plus visitors, 600 select buyers from over 200 plus countries, technical seminars conveniently located at Nesco, Goregaon, Mumbai. Network with decision makers at the ultimate showcase of Indian plastics industry's prowess in manufacturing, capacities, capabilities, quality and commitment. Thank you, and looking forward to seeing all of you in Mumbai soon. Thank you. Thank you, Mr. Sayani, for sharing wonderful knowledge about global arena. Provided, I would request everybody to please participate in Plex Connect. I'm also leaving this platform open for Q&A. ये मौका बार बार नहीं आएगा. आपके सामने जो लोग बैठे हैं, आप अपने सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं. Question answer is open. उसके अलावा there is a feedback form placed nearby you. Please fill up this feedback form. That will help us to organize further. Thank you. Anybody would like to have a question? Just a question. Mr. Sayani, if visitors will be able to get interaction with the foreign buyers? The question is whether visitors would get a possibility to interact with the foreign buyers. No, unfortunately. It is for our exporters and participants and exhibitors, जिनके साथ हम HSN code कर पाएंगे, जिसके लिए हम कर रहे हैं, because there is a designated area of RPSM जहाँ पे interactions होंगे. However, हमारे international buyers will be at the event across the 3 days. There will be, of course, a lot of breakout events, but of course the benefit is to our exhibitors.
तो अगर आप एग्जिबिट करते हो तो ऑफ कोर्स यू हैव 100% एक्सेस टू ऑल द बायर्स. So in that case, visitors would not be there. No, there are visitors from India. There are visitors coming from across India who will also be present. But if interaction is not there, then why should visitors visit? I'm in Plex Connect. The visitors, for example, if I am in the manufacturing of personal care products और मुझे machinery के बारे में extra जानकारी चाहिए, which will also be exhibited there. There are raw material players who are exhibiting there. There are newer technologies that are being exhibited there. तो anyone in the plastic business को भी वहाँ पे बहुत सारा business करने का मौका मिलता है. आज raw material है, color pigmentations है. There is going to be multiple stalls on all the domains that I shared today. So visitors coming to the show are local buyers also, but at the same time, companies also are looking at newer technologies too. Foreign exhibitors भी हैं या? No, we're promoting India's exports, so it is only Indian exhibitors. मेरा क्वेश्चन विकास जी के लिए. If this exhibition is approved, because we are approving approximately 600-700 exhibitions per annum, so I couldn't remember the name. Since he is claiming, so we do agree. आपका ये एग्जीबिशन हमारी मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है. अगर कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज इसमें पार्टिसिपेट करता है जिनका यूआरसी में एमएससी स्टेटस है, वो अगर बेनिफिट लेता है तो 1.25 लाख तक का हम सपोर्ट देते हैं. स्टॉल लगाने के चार्जेज, टू एंड फ्रो एयर फेयर और कंटीजेंसी, मैक्सिमम 1.25 lakh. Correct, which is happening through the online MSME link to update the information. Very simple procedure. You are need not to come to our office. मुझे पता भी नहीं लगता कि हमारे ऑफिस में लास्ट ईयर हमने करीब 900 लोगों का ऐसा रिइंबर्समेंट किया है. सब फेसलेस है, ऑनलाइन है, और सिस्टम को हम और स्मूथन कर रहे हैं अभी तो. Absolutely. कि आपको केवल अप्लाई करना ऑनलाइन. इवेंट अप्रूव्ड है. हमारा एक पोर्टल है my.msme.gov.in, उस पर जाइए और एक प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम पे क्लिक कीजिए. एग्जीबिशन को सेलेक्ट कीजिए, यूजर नेम आईडी क्रिएट करके, और आप अप्लाई कर दीजिए. बेसिक डॉक्यूमेंट उद्यम रजिस्ट्रेशन डालना है और आपको इंटीमेशन आ जाएगा. पार्टिसिपेट कीजिए, बाद में क्लेम ले लीजिए. विकास जी, आई हैव ए क्वेश्चन. अच्छा, बीच में आपने बताया था कुछ डाइज एंड टूल्स का कुछ डिज़ाइन चार्जेस के बारे में. कैन यू इलैबोरेट? मैंने डाइज एंड टूल्स की जो बात की थी वो अपनी लीन और जेड स्कीम के रेफरेंस में की है. तो ये हमारी एक लीन स्कीम एक है जिसमें हम एनकरेज करते हैं एमएसएमईज को कि वो अपने यहाँ बेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें. डिजिटलाइजेशन भी उसका पार्ट है, एनर्जी सेविंग भी उसका पार्ट है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट है. सभी एस्पेक्ट्स को एक तरह से एड्रेस करते हैं. तो इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में अवेलेबल. इंडिया में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. वो आपके यहाँ आते हैं, 1.5 ईयर तक वर्क करते हैं और वो आपके को रिपोर्ट करते हैं, हमें नहीं करते. और हम उनको आपके कंसल्टेशन के बाद में लेवल्स होते हैं कि इस लेवल को उन्होंने अचीव कर दिया, आपके यहाँ इतना इंप्रूवमेंट कराया है, तो हम उनको उनका पेमेंट करते हैं आपके थ्रू. इसका 80% प्रोजेक्ट का कॉस्ट हम देते हैं, ये मैंने बताया था. लेकिन टूल्स एंड डिस्क की बात करें तो हमारा एक इंडो जर्मन टूल रूम मिनिस्ट्री का है यहाँ पे वटवा के अंदर. वहाँ पे ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कॉमन फैसिलिटीज आप ले सकते हैं. दूसरा मैंने एक रेफरेंस में बताया था कि यदि आपकी इंडस्ट्री को, आप एक क्लस्टर हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री क्लस्टर जिसे हम कहेंगे, अगर ये चाहता है कि हमें कोई कॉमन फैसिलिटी सेटअप अपना खुद का चलाना है तो सेक्शन 8 कंपनी बनाइए. मिनिमम 20 माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ज़्यादा आप कितने भी हो सकते हो. और क्लस्टर का एक साइज मिनिमम नॉर्मली हम कहते हैं 100, तो 100 से ज़्यादा का आपका इंडस्ट्री की प्रेजेंस है. अगर आप ऐसा कोई कॉम्युनिटी का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें हम 30 CR तक के प्रोजेक्ट का
80% तक, मतलब 70 to 80% अलग अलग कैटेगरी हैं। 10 करोड़ से कम के लिए ये है, 10 से 30 करोड़ के लिए है, लाइकवाइज करके है। और उसको आप ही को चलाना है, गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। गवर्नमेंट आपको मशीन्स और इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर करके दे देगी, उससे आपको चलाना होगा। सो वो उस रेफरेंस से मैंने बात किया। आई थिंक यू गॉट माई योर आंसर ना। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन विकास जी से और एक है। जी हाँ सर। आपने बताया था कि कोई पार्टी अगर आपसे माल लेती है और पेमेंट नहीं देती है आपको, उसके लिए आपको प्रावधान है एमएसएमई में। जी हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पार्टी ने दरअसल क्या होता है कि पार्टी जब माल रिसीव करती है तो सिग्नेचर स्टैंप वगैरह देती है। कोई अगर कोई एविडेंस हमारे पास सिग्नेचर स्टैंप वगैरह का कहीं गुम हो गया है, वो 2-3 साल गुजर गए और उसको पार्टी ने उसका क्रेडिट लिया है जीएसटी से, तो वैलिड गिना जाएगा वो केस के लिए? आपको इतना ही एविडेंस देना है कि पार्टी के पास माल पहुंच गया, जीएसटी का एविडेंस, रिसिप्ट, आपने जो बिल्टी दिया था आपके पास, कोई भी एविडेंस हो, कोई ना कोई एविडेंस होगा, ईमेल, इवन व्हाट्सएप। आजकल इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, डिजिटलाइजेशन का टाइम है, कोई भी आपके पास एविडेंस है वो आपके सपोर्ट में काम करेगा। मतलब जीएसटी में अगर बेनिफिट लिया है तो एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस है, वो तो जीएसटी का बेनिफिट लिया है, उससे पक्का है। उससे बड़ा तो कोई एविडेंस होगा ही नहीं कोई सर सामने। और 2 साल पुराना केस है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपका स्टेटस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का होना चाहिए। हाँ, वो जो और आप मैन्युफैक्चरिंग और ये जो आप कैटेगरी जो दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। मतलब उनकी सिग्नेचर का कोई मायने नहीं है, कोई भी एक एविडेंस चलेगा केस के लिए? बिल्कुल ऑब्वियस। नो, थैंक यू सर। આપણી પાસે ફ્લેક્સ કનેક્ટમાં સ્ટોલ લેવા માટેનો ટાઈમ તો બહુ જ ઓછો છે, છતાં પણ આપણે આપણા કોઈ ગ્રુપમાં મેમ્બર્સ હોય એ લોકોને જો સજેશન આપો તો બેનિફિટ બહુ જ છે. એટલે આઈ વુડ રાધર રિક્વેસ્ટ કે જેટલા આપણા કોન્ટેક્ટ્સ હોય એ લોકોને જો શક્ય હોય તો એન્કરેજ કરો, અને દેન આઈ મીન વી કેન હેવ ધીસ સ્ટોલ ઇન ફ્લેક્સ કનેક્ટ. मैं एक सिंपल एक लाइन ऐड करूँगा। एमएसएमई का जो ऑफिस है 1.5 ईयर पहले साइंस सिटी में हमने बनाया है। स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस है, आप कभी आइए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। रादर मैं एसोसिएशन को कहूँगा कि कभी इंडस्ट्री रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो हम वहाँ पे आपको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। वहाँ हमने एक टेस्टिंग सेंटर नेशनल लेवल का इस्टेब्लिश किया है, इसमें पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स इस्टेब्लिश हो गए, रबर की टेस्टिंग्स आ रही हैं, प्लास्टिक की पार्शियल टेस्टिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी कोई टेस्ट सर्टिफिकेशन चाहिए, NABL का प्रोसेस ऑन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक SDP मेम्ब्रेन्स का, देन टर्पन लाइन का और पॉलीयूरेथिन फिल्म्स वगैरह का टेस्टिंग अब ये हमारे पास अवेलेबल है। ग्रेजुअली वी आर एक्सपांडिंग द थिंग्स। अगर ऐसी कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं जिससे हम यहाँ स्टैब्लिश करना चाहें तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा उसमें लगा सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट अगर होता है तो उसका यूटिलिटी हो। तो ऐसा कोई सजेशन है तो इंडिविजुअली या आप कभी बाद में भी आप हमें देंगे तो वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपको ये फैसिलिटीज अवेल करनी हो थर्ड पार्टी टेस्ट की तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, नॉमिनल चार्ज देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इवेंट स्टार्ट होने के 7 डेज पहले विंडो क्लोज हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है, अगर अवेलेबल है आप जाइए, जो मैंने आपको साइट बताई है ऑन है, तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालिए। आप 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, इनकी बुकिंग का वो आपको एविडेंस देना है और आपका वो इमीडिएटली एक्सेप्ट होगा। हम हर एग्जीबिशन में 80 एग्जीबिटर्स को पूरे कंट्री से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं। 81 वाला होता है तो विंडो ओपन अपने आप क्लोज हो जाता है। तो अगर विंडो ओपन है और पीरियड जो 7 डेज से पहले का अवेलेबल है तो नेचुरली हो जाएगा। इस बारे में तो मुझे लगता है ध्रुव जी ज़्यादा बेहतर बता देंगे, और अदरवाइज आप चाहें तो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ध्रुव जी, मेरा HSN कोर्स, सपोज मैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बना रहा हूँ और मेरे जो बायर है उनके, आपने बोला कि बहुत सारे बायर आ रहे हैं, तो मैं सबसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ या पर्टिकुलर कुछ 2-5 या उससे ही ज़्यादा नहीं कर सकता? You can interact with all buyers. HSN code mapping जो हम कर रहे हैं, that will help you interact with the ones that are for a meeting, to have a business interaction, but you have access to all buyer data which will be given to you at the time of the event itself, and you will have access to the buyer lounge where all the international buyers would be present. तो आपको पूरी access दी जाएगी। तो मैं अपना वेबसाइट, इसका क्या बोलते हैं, ऐप होगा ना इसका?
Yes, जो exhibitors को दिया जा रहा है. एग्जीबिटर को? Yes, before the event एक app होगा through which the entire linkage is being given. Yes. Kailash, you can get in touch with Naman. He will guide you. I mean, immediately. नहीं, अमन जी आपने नमन जी ने बोला था मुझे कि शायद सब्सिडी क्लोज हो गया, इसलिए मैं जो पूछा आपसे. ना ना करो, आपके लिए तो सब्सिडी ओपन रहेगी. कैलाश जी, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है. जो 800 लोग आ रहे हैं उसमें से 250 लोग मशीनरी लेने आ रहे हैं. सो यू हैव अ ह्यूज स्कोप. जस्ट जॉइन द बैंड वैगन. आई फील और क्वेश्चंस किसी को नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ वी ऑल हैव लर्नड right from digital to exports, from industry veteran and from government initiatives. Every aspect has been covered. I'm really on behalf of AMA, I'm grateful to NASSCOM, Center of Excellence, GSPMA, Plex Council to come together and provide a platform to all MSME and a wonderful audience sitting here and make this wonderful event possible. Thank you for all of your support. Thank you very much.